गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल की पहली ये क्लास है और इस सीरीज़ की भी ये पहली क्लास है। इस सीरीज़ में हम आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस सीरीज़ में हम जो पूरी सीरीज़ चलेगी इसमें हम 6th क्लास की और 7th क्लास की और मतलब 6th टू 12th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अब रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी एक ऐसा पार्ट है, एनसीईआरटी एक ऐसा पार्ट है जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी। आपका जो बेस है इसको स्ट्रॉन्ग करेगी एनसीईआरटी। अब जैसे कि आप जानते होंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है एनसीईआरटी की मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक बहुत बढ़िया रोल प्ले होता है। जैसे कि सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपकी जीएस स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको पास नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी बता दें आपको कि जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें वन लाइनर आते हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और बहुत से ऐसे एग्जाम भी हैं जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, मतलब लिखने वाला रिटन एग्जाम होता है, जिसमें उसमें आपकी जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसमें इंक्लूड होता है। और जीएस को जब कभी भी हम जब वन लाइनर को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए भी हमारे फंडामेंटल्स जो है, हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले अपनी जियोग्राफी को कवर करेंगे, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे। तो इसमें हम अपना देखेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमको क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है और इससे हमें कितना समझ आता है कितना नहीं। हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास खत्म होते होते आपको जीएस का थोड़ा तो नॉलेज हो जाएगा। और ये जीएस की पहली क्लास है, मतलब कि जियोग्राफी की पहली क्लास है ये। 6th क्लास की एनसीईआरटी की पहला चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। देन इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर ऐसे ही पूरी 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। उसके बाद हम 6 टू 12 क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे तब आप अपने अंदर खुद ही चेंजेस पाएंगे कि आप कैसे ही वन लाइनर को देखते ही सॉल्व कर पा रहे हो। वन लाइनर आपके लिए मामूली बात हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि वन लाइनर आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो और साथ ही साथ जो हमारे अभी जो दूसरे सर हैं, जो वो आपको हिस्ट्री की पहली क्लास आपको पढ़ाएंगे। और मेरी क्लास आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। जैसे कि जब तक आप इस क्लास का अच्छे से रिवीजन नहीं कर लेते तब तक आपको दूसरी क्लास अवेलेबल नहीं कर पाई जाएगी। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई इसमें से डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो, वो आप उसमें कमेंट ग्रुप में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिलहाल हालांकि हम लोग ये पहली जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं ये बाइलैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और जो हम अगर आप कहेंगे तो इसके बाद हम एक इसकी क्लास इंग्लिश में भी बना देंगे, इसको इंग्लिश में भी पढ़ा देंगे। वैसे मैं जो बेसिक जो वर्ड्स हैं वो इसमें आपको बताते जाऊंगा कि इसके वर्ड्स के जो इंग्लिश मतलब है वो क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम पहली क्लास अपनी एनसीईआरटी की। तो ये देखिए, हमारा मतलब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्वेश्चन के टाइप में है और हम इस चैप्टर को पढ़ के कितना अपने अंदर गेन कर सकते हैं, कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो एनसीईआरटी के ही दिए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। सबसे पहले, और जैसे यूपीएससी में, जैसे कि आप जब कोई भी यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसमें डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाला पोर्शन होता है वो जो होता है वो इससे आपको उसमें बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी। जैसे आप जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख सकते हो और अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है।
ग्रह और तारों में क्या अंतर है? ग्रहों और तारों में क्या अंतर है, इसको हम समझाने के लिए एक पूरा मतलब आने वाली क्लासेस में इसका एक पूरे ऊपर इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है। जैसे तारों स्टार्स के ऊपर और प्लैनेट्स के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर बेस्ड है इसके ऊपर। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल जो हमारा है वो कैसे मतलब पूरा निर्माण हुआ, उसका कैसे बना और उसके मतलब उसके बनने की क्रिया क्या थी? तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, एक छोटी सी चीज की मतलब इसको एक शॉर्ट तरीके में समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। ठीक है। सूर्य से जैसे कि हमारे जो अर्थ है वो सूर्य मतलब कहाँ पे लाई करती है, मतलब कहाँ पे स्थित है, साथ ही साथ उसकी सूर्य से सन से दूरी कितनी है, ये भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसमें एक जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं और कभी-कभी हमको ये आश्चर्य होता है कि सिर्फ अर्थ पे ही जो जीवन है वो क्यों विकसित हुआ, बाकी सब ग्रहों पे जीवन क्यों नहीं विकसित हुआ। और बहुत से डाउट्स होते हैं जो जो हमारे आज तक साइंटिस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं और उस पे मतलब रिसर्च चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर डाउट्स बनते रहते हैं। जब आप जियोग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा, ये रियलाइज होगा कि सच में एक ये अद्भुत चीज है हमारी पृथ्वी। कैसे हमारा जो सर्कल है, जो मतलब जो जीवन है वो कैसे मतलब एक सरवाइव करता है, कैसे चलता है जन्म से लेके मृत्यु तक। और वो चीजें आप इसमें पढ़ोगे तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा आपको। देन हमारा एक क्वेश्चन है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे आपको एक और चीज पता चलेगी कि इससे रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता चलेगा जैसे कि जो डेज होते हैं वो 30 डेज और 31 डेज ही क्यों होते हैं। जैसे फरवरी में हमारे 28 और 29 डेज ही क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, वाई? तो इसके बारे में ये डाउट्स भी हमारे क्लियर होंगे जब आप जियोग्राफी पढ़ने बैठते हो। तो आप देखोगे एक जो हमारे ईयर है और जो हमारे डेज हैं, जो हमारा टाइम है, वो कहीं ना कहीं इस जियोग्राफी से रिलेटेड है। कहीं न कहीं ये जियोग्राफी से रिलेटेड है। जियोग्राफी एक मेन कह सकते हो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मतलब जीवन में एक तरीके से समाई हुई है। ये जियोग्राफी जब आप पढ़ेंगे, जियोग्राफी को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ये जानेंगे कि जियोग्राफी जो है मतलब इसमें हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, ये सारे सब्जेक्ट जियोग्राफी के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब समाये हुए हैं, इसकी जड़ में इसके समाये हुए हैं। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो हम पढ़ेंगे, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के एक विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है। जब भी हम आसमान में देखते हैं तो कोई स्टार यहाँ है, कोई स्टार यहाँ है, कोई स्टार यहाँ है। और कभी आपने देखा होगा ये थ्री स्टार्स एक लाइन में ही रहते हैं। ऐसे ही स्टार्स के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। विभिन्न तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां, इसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत से स्टार्स का कभी कभी देखते हैं, कोई फिश स्टार के द्वारा बनाई गई आसमान में, कोई फिश या फिर कोई और भी नक्षत्र मंडल जो हमको देख के अच्छा लगता है, वो सारे कहलाते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम सेकंड पोर्शन पे, और जैसे कि समझिए आप इसमें जैसे अर्सा मेज अर्सा मेजर अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ग्रह है। सप्त ऋषि का मतलब है शब्द का मतलब होता है सात, और ऋषि का मतलब होता है संत। ये सात मतलब सप्त ऋषि का मतलब है सात संत। यह सात तारों का एक समूह है।
यह 7 तारों का एक समूह है जो जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेज का एक भाग है। अर्सा मेजर का एक भाग है। अर्सा मेजर का एक भाग है। तो ये हमारा कहलाता है नक्षत्र मंडल। जब भी आप किसी तारों के समूह को देखोगे, तब आप आज से जान गए हो कि उनको क्या कहा जाता है, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अब इसकी एक मतलब एक फैक्ट भी है इससे रिलेटेड, कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा उत्तर ही दिशा में स्थित रहता है। ठीक है। अब जैसे कि हमारी बहुत सी पौराणिक कहानियों में लिखा भी है और बताया भी जाता है, जैसे कि जब यूनानी अपने देशों से निकले थे या फिर जो यूरोपियन अपने देशों से निकले थे, तो वो जो दिन में तो नाव में यात्रा करते थे तो वो कंपास की मदद लेते थे, लेकिन रात में ज्यादातर जब उनके पास कंपास नहीं होता था या नहीं था, तब वो तारों के एक समूह को या तारों के समूह को देख के ही वो अपनी दूरी का निर्धारण करते थे। साथ ही साथ वो अपनी दिशाओं का निर्धारण भी तारों की मदद से ही करते थे। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल जो तब था और आज भी है, जैसे कि उत्तरीय ध्रुव। उत्तरीय ध्रुव मतलब उत्तरीय तारा, जिसे उत्तरीय तारा भी कहा जाता है और ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, इसकी कहते हैं जैसे क्या है खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड क्या है, देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड। जो भी चीज आप रात में देख रहे हो, जो भी चीज चमक रही है, जो भी चीज आपको रात में चमकती हुई नजर आ रही है, वो सारी क्या है, वो है सारी खगोलीय पिंड। ओके। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ठीक। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये चीज, ये लाइन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित कर लेते हैं कभी कभी कि उनमें विस्फोट भी हो जाता है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे तारा। जब भी कोई तारा बनता है, जब भी कोई स्टार बनता है, तो वो एक छोटा सा वो पिंड होता है, लेकिन उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन इतना ज्यादा बढ़ता जाता है धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका उत्सर्जन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें उस उत्सर्जन को संभालने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो एक टाइम पे टूट जाता है। ठीक है। और उसके टूटने के बाद उसी से एक नए तारे का जन्म होता है, और फिर वही प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है और फिर वो बड़ा होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो टूट जाता है। ठीक है। जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी अपनी ऊर्जा को लगातार बनाए रखता है। धीरे धीरे ऊर्जा उसमें उत्सर्जन होती रहती है, उसमें बनी रहती है। उसमें जो गैसें हैं वो धीरे धीरे परस्पर क्रियाएं करके अपनी संख्याओं को बढ़ाती हैं और उसमें ऊर्जा लगातार बनी रहती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रह। ग्रह क्या होते हैं। कुछ ग्रहों के बारे में खूब अच्छे से जानिएगा और समझिएगा, सुनिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। समझे रहे ना। इसमें और उसमें डिफरेंस समझ रहे हो क्या है। इसमें और डिफरेंस, इसमें खगोलीय पिंडों में क्या डिफरेंस है। खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, लेकिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा भी होती है और अपना प्रकाश भी होता है। ठीक है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं पिंड ग्रह कहलाते हैं। एवं पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है,
यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे आप समझिए मेरी बात, जैसे कि प्लेनेटाई, प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई, जो प्लेनेट है वो प्लेनेटाई शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है। जो प्लेनेट है वो मेरा किस शब्द से बना है? वो प्लेनेटाई शब्द से बना है। ओके, तो ये चीज मेरी याद रखिएगा, जो हमारा प्लेनेट है वो प्लेनेटाई शब्द से बना है, और ये प्लेनेटाई शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा ग्रह क्या। ये अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक छोटी छोटी सी चीजें बस समझ रहे हैं, ग्रह क्या है, कैसे हैं, खगोलीय पिंड क्या है, खगोलीय पिंड कैसे हैं, ये सारी चीजें, सौरमंडल क्या है, ये सब समझेंगे। आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी बड़ी होती जाएगी, आपकी क्लासेस बड़ी होती जाएंगी, वैसे वैसे हम इसके और डीप में जाते जाएंगे, जिससे आपको अपने जीएस के बेस को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ और इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये उम्मीद रखिएगा कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीएस पोर्शन को तो नहीं छोड़ के आएंगे। बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कैसी पढ़ाई करते हो, लेकिन जीएस हम आपकी बिल्कुल मजबूत करवा देंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक 6 क्लास की एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उस ओवरव्यू के हिसाब से हम सिर्फ शॉर्ट में चीज़ों को समझेंगे, और डीप में हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आगे, वैसे वैसे हर एक चीज़ के डीप में एकदम गहराई में जाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, चलिए। अ, अब फिर हम लोग समझते हैं अब सौरमंडल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सौरमंडल, जहाँ ये नक्षत्र तारे और ये सारी ग्रह ये सारे रहते हैं, इसे सौरमंडल कहा जाता है। ये सौरमंडल क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे ध्रुव ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब देखो, ये जो सौर शब्द निकला है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर मंडल आखिर हमारे ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सौर मंडल ही नाम क्यों रखा? चाहते तो वो कुछ और भी नाम रख सकते थे, लेकिन इन्होंने सौर मंडल ही नाम क्यों रखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसको हम आने वाली क्लासेस में और थोड़ा बहुत अभी समझेंगे। बाकी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में आपको पूरा डीप नॉलेज मिलेगा, और डीप से हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, बताएंगे कि चीज़ों कैसे हैं। जैसे एक 6 क्लास की बेसिक एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी यूपीएससी में, आपके एसएससी में, डिस्क्रिप्टिव में, मतलब आपके राइटिंग में भी काम आएगा, और वन लाइनर जो हर एक एग्जाम में इंक्लूडेड होते हैं उनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। हमारे सौरमंडल में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और ये सभी आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि हमारे अब सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह ही रहे हैं, और एक ग्रह हमारा जो है वो हमारे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये भी हम इस जियोग्राफी की सीरीज में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, और इसके बारे में पढ़ते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में शॉल, शाल, ये शब्द आप बहुत ध्यान से देखना। शाल, पौराणिक कहानियों में शॉल शॉल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक कहानियों में शॉल सूर्य देवता का नाम था। किसका नाम था? सूर्य देवता। सूर्य देवता को शॉल कहते थे।
और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात, सॉल जो है, सॉल ये नाम है सूर्य देवता का, सूर्य देवता का। ओके। और जो सोल है, जो सोल है वो नाम है, जो सॉरी, जो जो हमारा है, अम, जो हमारा शब्द है शोर, वो किसका है, वो हमारे दर्शाता है संबंध को, मतलब कि एक तरीके से परिवार को, संबंध को, और एक तरीके से सूर्य के परिवार को दर्शाता है, वार को दर्शाता है। इसीलिए इसे मिला के हम लोग सौर मंडल मतलब कि सौर मंडल मंडल मतलब कि सोलर सिस्टम मतलब सूर्य का एक परिवार, जिसमें 8 ग्रह और एक मुखिया मतलब सूर्य खुद उसमें सम्मिलित है। सिस्टम मतलब कि सोलर सिस्टम, जिसमें ये जो इस सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन है, वो है सूर्य। इस सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो है सूर्य, और इसके जो 8 ग्रह हैं वो इसका परिवार है, वो इसका क्या है, वो इसका परिवार है। तो इसीलिए इसे सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ओके। चलो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखो, ये हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये देखो, जैसे कि हमारा ये है प्लूटो, ये है नेपच्यून, ये है यूरेनस, ये है सटर्न, ये है जुपिटर, ये है मार्स, ये है अर्थ, ये है वेनस, ये है मर्क्यूरी। ठीक है, और ये हमारा खुद है सन। और ये दूरी के हिसाब से लगाए गए हैं। सबसे पास है हमारा मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अच्छा, इसमें काउंट करिए कितने जो है वो है ग्रह हैं। इसमें 9 ग्रह। इसमें से ये जो है, ये अब सूर्य के सौर परिवार से, जिसको हमने समझा था जिसे सोलर सिस्टम कहा जाता है, ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। अब ये हमारे सोलर सिस्टम में काउंट नहीं होता, ये ग्रह अब हमारे सोलर सिस्टम में काउंट नहीं होता, लेकिन बाकी जो ग्रह है वो अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में काउंट होते हैं। तो अब हम इसके बाद समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा कि आखिर इसको सौर परिवार से क्यों निकाल दिया गया, और ऐसा क्या रीजन था कि जिसकी वजह से इसने अपनी कक्षा को छोड़ दिया और ये सौर परिवार से दूर निकल गया। ओके। अब पढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्य। सूर्य आखिर क्या है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, या बहुत बड़ा है, एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, एवं यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका खिंचाव बल मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे जो 8 ग्रह हैं वो इससे बंधे रहते हैं, वो इससे बंधे रहते हैं। जो हमारे, अगर ये बल ना हो तो हमारे सारे ग्रह सौर परिवार से अलग हो जाएंगे। हमारे जितने भी ग्रह हैं वो हमारी कक्षा, हमारी ऑर्बिटल को छोड़ देंगे और वो सूर्य से बहुत दूर निकल जाएंगे। हो सकता है अनंत ब्रह्मांड में खो भी जाए। इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये हमारी ही पृथ्वी के लिए सिर्फ ऊष्मा का स्रोत नहीं है, ये हमारे पूरे 8 ग्रहों के लिए एक ऊष्मा का सोर्स है। कि हमें ऊष्मा कहाँ से मिलेगी, कितनी प्राप्त होगी, हमारे जो लाइटिंग है, जो हमारी
जो हमारे जैसे कि हर एक प्लेनेट आप जानते होंगे, हर एक प्लांट जो भी हम पौधा लगाते हैं उसके लिए सूर्य की किरणें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और अगर सूर्य की किरणें उस पर ना पड़े तो वो पौधा चल नहीं पाएगा। ओके। तो अपना पौधा अपना भोजन सूर्य की किरणों से ही बनाते हैं। ये हालांकि ये जो हमारा पार्ट है वो इन्वायरमेंट का है। इन्वायरमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन मतलब अपना खाना, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना सूर्य की किरणों से किस प्रकार बनाते हैं। सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पे कितनी पड़ती हैं और शाम होते होते हमारी सूर्य की किरणें पृथ्वी से कितनी वापस चली जाती हैं सौरमंडल में। तो वो सब हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। ओके। तो अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, ये लाइन याद रखना। अभी हमने इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं किया है। जितनी आप गर्मी देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, और जो भी हमारा टॉप नॉच रहता है 45 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारी टॉप नॉच गर्मी नहीं है। मतलब कि इतनी तो इसकी ऊष्मा नहीं है। मतलब इतनी ऊष्मा इसकी बहुत निम्न है, मतलब बहुत कम है। इससे ज्यादा ऊष्मा, और इस ऊष्मा में कुछ हमारी जो हम लोग यहाँ पोल्यूशन करते हैं उसकी भी ऊष्मा होती है। पूरी ऊष्मा ये सन की नहीं होती है। पूरी ऊष्मा ये सन की नहीं होती है, कुछ ऊष्मा हमारे पोल्यूशन की भी इसमें इंक्लूड होती है। और आगे क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। हमारे जो सन की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित निश्चित मतलब एक फिक्स निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार, इनके जो जिस पथ पे जिस रास्तों पे हमारे सन के जो जो हमारे प्लैनेट्स हैं जिस रास्ते पे घूमते हैं, वो रास्ते कैसे होते हैं? वो रास्ते होते हैं दीर्घवृत्ताकार। गोल नहीं होते हैं। जब गोल पूरे एक गोले में हम लोग चक्कर नहीं लगा रहे हैं, हम लोग दीर्घवृत्ताकार में एक चक्कर लगा रहे हैं। सारे हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे में फैले हुए हैं। ये कक्षा ये कक्षा कहलाती है। ठीक है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसको, ये है बुध, ये है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को ही बुध कहा जाता है। बुध हमारे सन से सबसे ज्यादा नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज, कितने डेज? 88 डेज, इसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं। इसे पूरे सन का यहाँ से जाके और वापस यहाँ तक आने में सन का सिर्फ 88 डेज लगते हैं चक्कर लगाने में, ओनली। और आप सभी जानते होंगे अर्थ को पूरा एक चक्कर ऑर्बिटर लगाने में 365 डेज लगते हैं। 365 डेज लगते हैं। और ये भी एक पूरा आंकड़ा सही नहीं है। 365 डेज और कुछ 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है। ओके। और यही जुड़ जुड़ के आपके हम्म शायद मेरे ख्याल से 6 घंटे हैं यहाँ पे। यहाँ पे होगा आपके 6 घंटे। छः 6 घंटे आपके, 365 दिन, 6 घंटे। और इन्हीं 6 घंटों को जोड़ के आपका 4 साल में, 4 ईयर में एक बार एक बार आपका लीप ईयर, एक बार आपका सॉरी एक बार आपका लीप ईयर आता है। ओके।
तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक बार ये लेखपाल के एग्जाम में भी आ चुका है। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा उसमें। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अब ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि शुक्र शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग लगभग पृथ्वी के ही समान होती है। इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे पृथ्वी। अब हमारी आ गई पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे पृथ्वी के बारे में, और डीप में इसकी हम 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ट्वेल्थ और 11th क्लास के एनसीईआरटी में हम इसके पूरे नॉलेज, इसका पूरा नॉलेज लेंगे, इसके अर्थ के बारे में पूरे चैप्टर दिए हुए हैं उसमें। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं। सूर्य से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य से, ये देखिए, सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है। सूर्य से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। और आकार की जब बात आती है, साइज की जब बात आती है, साइज में या पांचवा ग्रह है, साइज में या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे है जुपिटर। नंबर वन पे है जुपिटर हमारा। ठीक है, इसमें आप साफ देख पा रहे होंगे। और ये आकार में हमारे पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है। या ध्रुवों का या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि को इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू-आव। अगर पृथ्वी का कोई आपसे आकार पूछे कैसा है, तो पृथ्वी का आकार भू-आव है। कैसा? भू-आव आकार। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ऐसा क्यों? पानी की वजह से, वाटर की वजह से, वाटर की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह सतह पानी से ढकी है। इसीलिए इसे नीले रंग का ग्रह भी कहा जाता है। किस रंग का ग्रह? नीले रंग का ग्रह भी कहा जाता है। नीले रंग का ग्रह भी कहा जाता है। ओके, नोट नोट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं। ओके, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, सॉरी, तीन 3 लैक्स 3 लैक्स प्रति घंटे की 3 लैक्स प्रति घंटे की चाल से, प्रति सेकंड, सॉरी, प्रति सेकंड की चाल से जब ये चलता है, पर सेकंड की चाल से जब ये चलता है, तो इसे 8 मिनट्स लगते हैं। 8 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में सूर्य के प्रकाश। ओके, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कितना उपग्रह है? एक, खाली एक, जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं, मून के नाम से जानते हैं, मून के नाम से। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है।
यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसीलिए हम मतलब बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है जो टूट के अलग हुआ है। ओके। और जब आप एक अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जो चंद्रमा है हमारा वो 30, जो अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ उसमें बताया गया है कि चंद्रमा जो है हमारा 32 मीटर्स पर ईयर 32 मीटर्स पर ईयर दूर होता जा रहा है सन से, मून वो अर्थ से दूर होता जा रहा है, अर्थ से दूर होता जा रहा है। ओके। अब इसकी अर्थ से इस टाइम दूरी कितनी है? क्या यह हमेशा लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ओके। अब नोट ये भी लिख लेना आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई और 1900 20 जुलाई 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ओके। 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पे जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये तो आप सबको पता ही होगा। अब सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ओके। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति, ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना कि ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर शुद्ध, इसको मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि मंगल और बृहस्पति, ये जो दो मैं ग्रहों के नाम ले रहा हूँ, ऐसा क्यों है? मंगल और बृहस्पति मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं? ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो इस प्रकार के होते हैं, कुछ देख लो आप, इस प्रकार के होते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट टूट कर अलग हो गए थे। जो बहुत वर्ष पहले ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे वो क्षुद्र ग्रह आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और वो किसके बीच पाए जाते हैं? किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे मंगल और बृहस्पति, दो ग्रहों के बीच हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ओके। अब देखते हैं हम लोग कैसे ये क्षुद्र ग्रह कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा ग्रह मंगल और ये है हमारा ग्रह बृहस्पति। ओके। तो ये देखो, बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। ये देखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी आप देख रहे हो, ये ये बोली जाती है, ये ऐसे ही होते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। एक ये रिंग है, लेकिन हालांकि ये रिंग हमारे इन सारे प्लेनेट से बाहर है, दूर। ओके। तो ये बीच में पाए जाते हैं। ये इन ग्रहों को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, इन ग्रहों को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये सारे हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, क्योंकि ये इस रिंग के अंदर है और ये इस रिंग के बाहर है। ओके। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो समझ गए। अब हम उल्का पिंड पे चलते हैं कि उल्का पिंड क्या होते हैं एग्जैक्ट। सूर्य तो बढ़िया। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्राकृतिक इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब कि ये एकदम पृथ्वी के ऑर्बिटल से इतना ज्यादा नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनको अपनी ओर खींच लेती है, और खींचने की वजह से ये कभी-कभी पृथ्वी के ऑर्बिटल में एंटर भी कर जाते हैं। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और ये कोई उल्का पिंड है, ये कोई उल्का पिंड है, और ये हमारी अर्थ का आउटर भाग है, ये हमारी अर्थ का आउटर भाग है। ओके, जिसे हम लेयर कहते हैं, जिसे ओजोन परत, और जैसे ये बहुत सारी इसमें आपको आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे कि इसमें जो है हमारी 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उनमें क्या खासियत होती है ये भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए अभी के लिए आप ये समझिए कि ये एक उल्का पिंड है, और ये उल्का पिंड ये इस अर्थ के इस ऑर्बिटल के इतने पास आ गया है। तो अब इस अर्थ का ये क्या करेगी, इस अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको अपनी ओर खींच लेगी। जब अपनी ओर खींचेगी तो ये इसकी ओर खींच जाएगा। जब खींचेगा तो ये इस ऑर्बिटल से इससे आप टकराएगा, और जिससे ये टकराने से ये जब इसके अंदर इंटर करेगा तो इसमें आग लग जाएगी। जैसे कभी कभी आगे पढ़िए, जैसे कि एक ही इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं। ओके, और जिसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है? कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जलने जले बिना पृथ्वी पर ही गिर जाता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी पे ही गिर जाता है, पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, उसके कुछ टुकड़े या फिर एक बहुत बड़ा टुकड़ा एक बहुत बड़े अमाउंट में वो पृथ्वी में इंटर करता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब जहाँ गिरेगा तो ये कोई छोटी चीज तो है नहीं। देन ये देखिए, अब हम लोग अपने देखते हैं कि ये क्या है आखिर। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी देखी है? जाहिर सी बात है, ऐसी पट्टी आप सबने कभी ना कभी देखी जरूर होगी, हम लोगों ने भी देखी होगी। और ये आपको अमूमन ठंड में ज्यादा देखने को मिलेगी, ठंडी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यह एक चमकदार रास्ते को दिखा है। यह लाखों तारों का समूह है, यह लाखों तारों का समूह है। इसमें इनफाइनाइट स्टार्स हैं, इनफाइनाइट स्टार है, इनफाइनाइट, जिन्हें आप कभी गिन नहीं सकते, जिन्हें हम कभी नहीं गिन सकते, जिन्हें कोई कभी गिन नहीं सकता। यह पट्टी आकाश गंगा मतलब मिल्की वे है। इस पट्टी को क्या कहा जाता है? इस पट्टी को आकाश गंगा मतलब कि मिल्की वे कहा जाता है। इस जो आप ये पट्टी देख रहे हो, ये पट्टी, ये ये पूरी लाइन, इसे कहा जाता है आकाश गंगा, जिसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि हमारा आकाश गंगा इसी गैलेक्सी का एक भाग है। ओके, हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जल्दी हमारी दूसरी क्लास भी आएगी, एक क्लास चैप्टर 2 है, क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी। ओके, और कोई भी अगर आपका डाउट हो, कोई भी अगर आपको चीज़ समझ ना आई हो, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और हम लोग उसको पढ़ेंगे, और आपकी जो भी समस्या होगी आप वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।